नमस्कार दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हम जो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए हिंदी की स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं, उसमें आज से हम हमारे बैच का ही नाम बदल देते हैं। यानी आप लोग हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी यानी कि महासेना, और आज से हमारे बैच का नाम होगा महासेना बैच, क्योंकि हम पूरे भारत की एक महासेना तैयार करना चाह रहे हैं। और जितेंद्र बाहुबली यानी कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए वर्णमाला का पार्ट 2। तो बड़े ही तांडव के साथ, बड़े ही जोश के साथ, हर हर महादेव के साथ, बड़े ही इंप्रेशन, बड़े ही जोश के साथ आपको एसएससी कांस्टेबल जीडी की महासेना तैयार करना है। और दोस्तों, भारत के लिए आपको एक रणकुंवर बन के सामने आना है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए वर्णमाला का पार्ट 2। पिछला वीडियो जो एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए हिंदी का जो फर्स्ट वीडियो था, उसमें मैंने आपको स्वरों के बारे में बताया था। और आज हम वर्णमाला को समाप्त करने वाले हैं, यानी कि हम वर्णमाला का पार्ट 2 आज लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्यंजनों के बारे में। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। वर्णमाला का पार्ट 2 यानी कि व्यंजन। तो सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा देखेंगे कि व्यंजन आखिर होता क्या है। व्यंजन दोस्तों, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। स्वर क्या होते हैं? जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको स्वर कहा जाता है। और व्यंजन वह शब्द होते हैं जो स्वरों के बिना नहीं बोले जा सकते। जैसे आपने बचपन में बार खड़ी पढ़ा होगा, कक्का, किक्की, कुक्कू, केकई, कोकऊ। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इनमें क्या होता है? लास्ट में स्वर का उच्चारण होता है। एक सीधी सा बात अगर आप देखें, जैसे आपने का देखा, क्या होता है? एक व्यंजन होता है। और का आप अगर वर्ण विच्छेद करें तो का में क्या निकलता है? आ निकलता है। यानी कि कोई भी व्यंजन जो ध्वनि होती है, उस व्यंजन ध्वनि में, हर व्यंजन ध्वनि में क्या निकला रहता है? आ या कोई स्वर होता है। इसलिए व्यंजन की सीधी सी परिभाषा होती है, व्यंजन वह वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी है। भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। व्यंजनों को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। जैसे भी आपसे पूछे जाए, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप पढ़ते हैं और हम देश की महासेना तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहां से देखिए, व्यंजन जो होते हैं दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक 33 व्यंजनों की संख्या होती है और एक 39 यानी कि 39 व्यंजनों की संख्या होती है। 33 और 39। अब हम पूरा ये क्लियर करेंगे कि 33 और 39 व्यंजन कैसे होते हैं। तो पहले व्यंजनों का डिवाइडेशन, उसके साथ ही हम काउंटिंग करते जाएंगे कि भाई कैसे कैसे व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे स्पर्श व्यंजन, यानी इस व्यंजनों का अगर आप वर्गीकरण करें तो वर्गीकरण के साथ ही हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं व्यंजनों का, जिनको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन दोस्तों, स्पर्श व्यंजन को ही कहा जाता है उदित व्यंजन। कौन से व्यंजन है? उदित व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को क्या कहेंगे? उदित व्यंजन। अब इनकी परिभाषा क्या? दोस्तों, आप काउंट करते जाइए, परिभाषा को आप नोट भी कर सकते हैं या कोई से बुक्स के सहयोग से भी आप पढ़ सकते हैं। मात्र आपको मैं एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप साथ के साथ नोट्स भी बनाते जाइए। स्पर्श या उदित व्यंजन का मतलब ये होता है दोस्तों, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं, ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। जब हम उसको उच्चारित करते हैं, यानी कि जहां से वो उच्चारित होता है, तो वो जो वर्ण होता है वो हमारे स्पर्श यानी कि जो उच्चारण स्थल होते हैं, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, जो हमारे उच्चारण स्थल होते हैं, उनको स्पर्श करते हुए निकलते हैं। इसलिए इनको स्पर्श या उदित व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्श या उदित व्यंजन यानी कि दोस्तों पूरे के पूरे कितने होते हैं टोटल? अगर इनकी काउंटिंग की जाए तो दोस्तों, इनकी काउंटिंग भी दो ही प्रकार से की जाती है, 16 और 25। अभी हम क्लियर करेंगे 16 और 25 क्या होते हैं। 33 और 39 में हमें क्लियर करना है, और स्पर्श या उदित व्यंजन भी हमें क्लियर करना है कि 16 और 25 कैसे होते हैं। थोड़ा सा हम पहले लिखने का प्रयास करते हैं सारे के सारे। चलिए, फर्स्ट अगर हम बात करें, फर्स्ट वर्ग जो होता है जिसको हम का वर्ग कहते हैं, तो का, खा, का के बाद आता है खा के बाद आता है गा, इसके बाद दोस्तों आता है का, खा, गा, घा, और इसके बाद ना यहाँ बिंदी लगती है। का वर्ग के बाद आता है का, चा वर्ग, छा, इसके बाद आता है जा के बाद आता है झा, और इसके बाद आता है इया। का, चा, टा के बाद आता है ठा के बाद आता है डा के बाद आता है ढा, और इसके बाद आता है ना के इस वर्ग के बाद आता है का, चा, टा, और इसके बाद ता।
ता वर्ग में आता है दोस्तों ता, था, इसके बाद आता है दा, दा के बाद आता है धा और धा के बाद आता है ना। इसके बाद लास्ट जो वर्ग होता है इसमें आता है ता, पा वर्ग आता है पा, फा, इसके बाद आता है दोस्तों वा और इसके बाद भा और भा के बाद आता है माँ। तो इस तरीके से ये जो होते हैं 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। यानी कि इस तरीके से हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं तो 25 और ये टोटल 25 हो जाते हैं। 5, 5, 10, 15, 20 और 25 यानी कि टोटल दोस्तों जो स्पर्श या उदित व्यंजन होते हैं ये का, चा, टा, ता और पा वर्ग में होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। इस तरीके से टोटल वर्णों की जो संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। यानी कि स्पर्श या उदित जो व्यंजन होंगे वो 25 होंगे। अब इसके बाद अभी हम इसकी काउंटिंग क्लियर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो इनका डिवाइडेशन होता है दूसरा, व्यंजनों का दूसरा डिवाइडेशन जो होता है उसमें हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजनों के बारे में। तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन यानी कि अंतः प्लस इस्त, इस तरीके से अंतस्थ व्यंजनों को लिखा जाता है। और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों ये होते हैं या, रा, ला और वाह, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों का मतलब ये होता है दोस्तों जिन वर्णों का उच्चारण करें, यानी कि हम जिन वर्णों को जब बोलते हैं ना तो इनमें क्या होता है, हवा बाहर से अंदर की तरफ जाती है, यानी कि अंदर जाती है, तो इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जब हवा अंदर जाएगी, जैसे हम बाहर ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसे ही जब हम यारा लाबा बोलने के लिए हवा को अंदर ले जाएंगे तो नेक्स्ट जो व्यंजन आएगा उसमें हम क्या करेंगे, हवा को बाहर की तरफ निकालेंगे। यानी कि तीसरा जो पार्ट होगा व्यंजनों का वो होगा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन जो हमारा नेक्स्ट प्रकार होता है व्यंजनों का, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी दोस्तों 4 ही होते हैं, शा, सा, सा और हा, ये 4 होते हैं। इस तरीके से ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अब जरा देखना दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं इनमें हवा अंदर की तरफ आती है, और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इनमें क्या होता है, हवा बाहर की तरफ निकलती है। यानी कि हवा जो होती है मुंह से गर्म हवा निकलती है। सीधा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है ऐसे कौन से व्यंजन है जिनके उच्चारण में मुंह से गर्म हवा निकलती है, तो सा, सा, सा और हा ऐसे व्यंजन है जिनका जब हम उच्चारण करते हैं तो मुंह से गर्म हवा निकलती है। इस तरीके से अंतस्थ व्यंजन बनते हैं यारा लाबा, यानी इनमें हवा अंदर की तरफ जाती है। इसके बाद ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इनको जब उच्चारण करते हैं तो हवा अंदर से बाहर की तरफ निकलती है। जैसे ये ऑक्सीजन है और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, शा, सा, सा और हा। तो अब नेक्स्ट नंबर 4 प्रकार जो होता है व्यंजनों का, नंबर 4 प्रकार थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं। नंबर 4 जो होते हैं दोस्तों, नंबर 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन सा व्यंजन होता है, संयुक्त व्यंजन। व्यंजनों का वर्गीकरण अभी हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमें अभी दोस्तों क्लियर करना है, लेकिन अभी हमने पढ़ा स्पर्श या उदित व्यंजन। तो दोस्तों ये जो आपके सामने है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अंतस्थ व्यंजन हमने पढ़ा यारा लाबा होते हैं। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन शा, सा, सा और हा होते हैं। इसके बाद दोस्तों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों छा, इसके बाद होता है त्रा, त्रा के बाद होता है ज्ञा, छत्रिक, इसके बाद ज्ञा और ज्ञा के बाद होता है दोस्तों स्रा। ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब दोस्तों काउंटिंग करते हैं। अब काउंटिंग करते हैं यानी हमने पढ़ा है व्यंजन जो होते हैं वो 33 या कितने होते हैं, 39 होते हैं। अब 33 या 39 यानी कि पहले हम 33 काउंट करके देखते हैं कौन कौन से होते हैं। दोस्तों 33 अगर काउंट करें तो 5, 10, 15, 20, 25 कितने हो गए, 25, 25 और 4 कितने हो गए, 29 हो गए, 29 और 4 कितने हो गए, ये हो गए दोस्तों कितने, 33। बोलो सत्यनारायण अंकल की जय। कितने हो गए दोस्तों, 33। क्या कौन कौन से हो गए, 5 ये हो गए। तो 5, 10, 15, 20, 25, 25 और 4 कितने, 33, 33 और 4 कितने, 25 और 4 29, 29 और 4 कितने, 33। अब दोस्तों 39 कितने हो गए, 39। अब 39 काउंट कैसे होते हैं, हमने देखा 25 तो ये है, 25 और 4 कितने हो गए, 33 हो गए। 33 और 4 कितने हो गए, 39 हो गए। 39 सॉरी
25, 25 4 कितने हो गए 29, 29 और 4 कितने हो गए 33, 33 और 4 हो गए, 4 हो गए कितने 37। अभी हमें कितने करना है 39 करना है। अब 39 करना है तो दोस्तों यहां से हम थोड़ा सा परिवर्तन और करेंगे, परिवर्तन करेंगे यानी कि दो व्यंजनों की और हम उत्पत्ति करेंगे। क्या करेंगे उत्पत्ति। तो यहां से एक व्यंजन और बनता है आपका जिसको हम कहते हैं, एक व्यंजन और बनता है जिसको हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन, या इसी को हम कहेंगे आगत व्यंजन। क्या कहेंगे आगत व्यंजन, या इसी को हम कहेंगे निर्मित व्यंजन। क्या कहेंगे निर्मित व्यंजन। अब ये कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक तो होता है ये वाला ढा, आपने पढ़ा है यहाँ पे टा वर्ग में आता है। इसके बाद होता है ये वाला ढा, आपने पढ़ा है ये भी किस वर्ग में आता है टा वर्ग में आता है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे एक बिंदी लगा दो, ये एक बिंदी लगा दो, तो इस तरीके से ये व्यंजन बनते हैं। इनको हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन, या फिर इन्हीं को कहेंगे आगत व्यंजन, या इन्हीं को कहेंगे निर्मित व्यंजन, और इन्हीं को कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। क्या कहा जाता है द्विगुण व्यंजन। क्या है द्विगुण व्यंजन। अब जरा देखना दोस्तों 5, 10, 15, 20, 25 हो गए, 25 और 4 कितने हो गए 29 हो गए, 29 और 4 कितने होंगे 33 होंगे, 33 और 4 कितने होंगे 37 होंगे, और 2 ये हो गए कितने हो गए 39। बोलो सत्यनारायण अंकल की जय, एक बार और बोल दो कितने हो गए 39। तो इस तरीके से काउंटिंग हमारी कितनी होती है क्लियर होती है। जैसे भी आपसे व्यंजन पूछा जाए यानी कि मूल व्यंजन अगर आपसे दोस्तों पूछे जाते हैं तो कितने हैं 33 हैं, और कुल व्यंजन पूछे जाए तो कितने हैं 39 है। अब दोस्तों यहां पर देखिए स्पर्श व्यंजन जो हमने लिखा है, हम कह रहे हैं कि मूल व्यंजन कितने हैं 16 है। कितने हैं 16, और कुल स्पर्श व्यंजन कितने हैं 25 हैं। कुल कितने हैं 25 हैं। अब स्पर्श व्यंजन की अगर हम काउंटिंग करें तो यहां पर मूल व्यंजन कितने हैं 16 है, और कुल व्यंजन कितने हैं 25 हैं। अब जरा देखिए कि मूल स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो मूल स्पर्श व्यंजन में दोस्तों स्पर्श व्यंजन का 5वां कोई भी वर्ण इसमें नहीं आता। कितने कम हो गए 5 कम हो गए। इधर से 4 ये ले लीजिए, 4 ये भी इसमें नहीं आते, यानी कि 5 और 4 कितने कम हो गए 9 कम हो गए। अब बचे कितने 25 में से 9 घटाइए कितने बचे 16 बचे। एक बार और बोल दो सत्यनारायण अंकल की जय, आ गए कितने 16। अब इस तरीके से आपके क्या हो गए ये क्लियर हो गए। अब यहां से आपकी काउंटिंग क्लियर है। आपसे अगर पूछा जाए कि मूल व्यंजन कितने हैं तो 33 हैं, 25 ये हो गए, 4 ये हो गए आपके 29, और 4 कितने 33 हो गए। कुल व्यंजन पूछे जाए तो 39, 2 द्विगुण व्यंजन लेंगे 25 और 2 27, 4 31, 4 क्या हो जाएंगे 35, और 4 क्या हो जाएंगे 39 हो जाएंगे। ये आपकी काउंटिंग क्लियर होती है। स्पर्श व्यंजन में मूल व्यंजन पूछे जाए तो 16 होते हैं, और टोटल पूछे जाए तो 25, 5 वर्ग होते हैं, 5 25, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। और मूल व्यंजन पूछे जाए तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन का जो 5वां वर्ण होता है आप इसको हटा दीजिए, और पा वर्ग तो सारा का सारा हटता है, यानी कि 4 ये 5 ये कितने हो जाएंगे 9, 25 में से 9 घटाए कितने बचे 16। तो इस तरीके से आपके स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये इसके बाद 2 आपके जो द्विगुण व्यंजन होते हैं ढा ढा, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन, आगत व्यंजन, निर्मित व्यंजन और द्विगुण व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। एक और बात यहां से क्लियर कर लीजिए, इनको तुर्की वर्ण भी कहा जाता है। ये कहां से आए हैं तुर्की से आए हैं, तो ढा और ढा को तुर्की वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो संयुक्त व्यंजन यहां से आपसे पूछा जाता है कि कौन से 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। संयुक्त व्यंजन यानी कि जो 2 वर्णों के योग से बने हो उनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन यानी कि यहां पर देखिए ढेर सारी परीक्षाओं में दोस्तों पूछा जाता है ये किससे मिलकर बने हैं। संयुक्त यानी कि योग होता है तब जाके ये बनते हैं। तो संयुक्त व्यंजन बनता है ये आधे का से और षटकोण वाले सा से। इसके बाद जो होता है त्रा, ये बनता है आधे ता से और किससे बनता है रा से। इसके बाद गा जो होता है या ता छत्र ज्ञा जो होता है ये आधे जा से और ये बनता है या से। इसके बाद जो स्रा होता है दोस्तों ये बनता है शक्कर वाले आधे सा से और रा से। ये ढेर सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। तो 2-2 वर्ण संयुक्त यानी क्या होगा 2-2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। भाई कौन कौन से व्यंजन हैं, तो छा है आधे का से और सा से मिलकर बना है,
त्रा जो होता है आधे ता से और रा से मिलकर बना है, या जो होता है ज्ञा जो होता है आधे जा से और इया से मिलकर बना है, और जो स्रा होता है वो आधे शक्कर वाले सा से और रा से मिलकर बना है। तो ये 4 होते हैं दोस्तों संयुक्त व्यंजन। अब व्यंजनों का नेक्स्ट डिवाइडेशन पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूं क्योंकि अब थोड़ी सी समस्या आने वाली है नेक्स्ट डिवाइडेशन, और परीक्षा में जिससे खूब क्वेश्चन बनते हैं, खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राणत्व की। हमने स्वरों में भी बात की थी प्राणत्व की। अब दोस्तों देख लीजिए, आपके प्राणत्व का मतलब मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो में। प्राणत्व का मतलब क्या होता है? वायु होता है। प्राण का मतलब क्या है? वायु। और प्राणत्व के आधार पे हमने पढ़ा था कि स्वर जो होते हैं या व्यंजन जो होते हैं, जो भी वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उत्क्षिप्त आगत, ये व्यंजन आपके क्लियर है, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंखों में भी बसा लीजिए और दिल में भी बसा लीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको साफ कर लेता हूं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो होता है प्रकार जो होता है, नेक्स्ट जो डिवाइडेशन होता है व्यंजनों का 4 प्रकार होगा। नेक्स्ट डिवाइडेशन हम करेंगे दोस्तों प्राणत्व के आधार पे। किस आधार पे करेंगे? प्राणत्व के आधार पर। तो दोस्तों प्राणत्व का मतलब होता है वायु। क्या मतलब होता है? वायु। यानी प्राणत्व के आधार पर वर्ण जो होते हैं, स्वरों का हमने पढ़ाई था। स्वरों का आपका नेक्स्ट पार्ट में यानी पिछला जो वीडियो था उसमें आपका क्लियर है। जो आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो आप पिछला वीडियो भी देख ले ताकि आपका वर्णमाला का हर फैक्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों यहां से हम देखेंगे कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होगा प्राणत्व के आधार पर? एक तो होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। क्या होगा? महाप्राण। तो आप महासेना बनने जा रहे हैं, हमारे देश की महासेना बनने जा रहे हैं। तो महाप्राण और अल्प प्राण तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि ये वर्णमाला की जान है। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष ढेरों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए अल्प प्राण का मतलब क्या होगा कि कम वायु निकले। महाप्राण का मतलब क्या होगा कि अधिक वायु निकले। कितनी वायु निकले? अधिक वायु। भाई ये तो प्रैक्टिकली हम बता सकते हैं ना भाई, ये कोई पढ़ने की चीज है क्या? प्रैक्टिकली भी तो बता सकते हैं कि कौन से वर्ण में ज्यादा हवा निकलती है, कौन से वर्ण में कम हवा निकलती है। तो सीधी सी बात दोस्तों, एक उच्चारण हम करके देखते हैं। का, ख, गा, घा, णा। अरे यार 2 वर्णों में हवा निकलती है। ज्यादा हवा किसमें? 2 वर्णों में। का, खा, खा में हवा निकली। अरे हाथ रख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा। का, खा, इसके बाद गा, घा, किस किस में निकल रही हवा? खा और इसमें घा में। तो क्या हुआ? दूसरा और चौथा यानी कि महाप्राण, यानी कि जिसमें ज्यादा हवा निकल रही, किसमें? दूसरे और चौथे में। इसके बाद का, और ये जो आपका पहला है का, गा और णा, यानी कि पहला, तीसरा और 5वां, इसमें निकलती है कम वायु। अब आप स्पर्श व्यंजन का पूरा जो 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्गों में आप ये क्लियर कर सकते हैं। क्या क्लियर कर सकते हैं? स्पर्श व्यंजन का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, पहला, तीसरा, 5वां जो होता है वो अल्प प्राण होता है। बोल के देख लीजिए। चा, चा, छा, इसके बाद जा, झा और इसके बाद इया, यानी कि इसमें और इसमें ज्यादा हवा निकलती है, भाई महाप्राण है। इसके बाद टा, ठा, डा, ढा, इसके बाद ना निकल रही। भैया प्रैक्टिकली करिए, हर चीज प्रैक्टिकली होना चाहिए, आराम से आपको समझ में आएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। खुद प्रैक्टिकल करिए, खुद के दिमाग से बातें करिए और खुद ही सॉल्व करिए। बहुत आसान सी चीजें हैं और ये आपको है ना भारत की महासेना में शामिल करने वाली ये सारी चीजें। पढ़िए भाई, आराम से प्रैक्टिकल करिए। दूसरा चौथा आराम से क्लियर करिए। ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, इसके बाद बा, भा। अरे मेरी तो खूब हवा निकल रही भैया, आपकी निकल रही नहीं निकल रही, आप क्लियर करिए, है ना। यानी कि दूसरा और चौथा जो है ना वो क्या है? महाप्राण है। स्पर्श व्यंजन का दूसरा चौथा क्या है? महाप्राण है। स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा, 5वां क्या है? अल्प प्राण है। यानी कि आप है ना, अगर एक कॉमेडी की बात कर लेते हैं ना, सरल सी बात है, आसान सी बात है भैया ना, दिल पे मत लेना। कोई भी कांग्रेसी भाई अगर हो तो आप राहुल गांधी जी के भाषण सुनना, इंग्लिश तो उनका सॉलिड है, जबरदस्त है, यूरोपीय इंग्लिश खतरनाक आती है।
अगर उनसे हिंदी में कोई बात करवाना है तो वो पूरा बंटे ढार कर देते हैं हिंदी का। तो आप मान लीजिए आप भी जब है ना ये अल्प प्राण महाप्राण पढ़ रहे हैं तो आप राहुल गांधी बन गए हैं। क्या बन गए हैं? आप सोच रहे हैं कि बड़ी संख्या महाप्राण होगी और जो छोटी संख्या है वो अल्प प्राण होगी। अगर आप राहुल गांधी जी होंगे ना तो आप छोटी संख्या को उल्टा ही कहेंगे, महाप्राण कहेंगे, और बड़ी संख्या को क्या कहेंगे? छोटा कहेंगे। तो छोटी संख्या यानी कि क्या है? 24 है, तो राहुल गांधी जी के हिसाब से ये हो गई बड़ी संख्या, यानी क्या हो गया? महाप्राण। 2 4 क्या है? महाप्राण। अरे अब तो याद होना चाहिए यार, महात्मा गांधी के शिष्य बन जाओ, चाहे राहुल गांधी जी के शिष्य बन जाओ, किसी के भी बन जाओ, है ना, बस आपको तो भारत की महासेना में शामिल होना है। तो का खा और इसके बाद गा घा, यानी आप क्लियर कर पा रहे हैं कि दूसरा चौथा महाप्राण है। स्पर्श व्यंजन का दूसरा चौथा महाप्राण है। रट्टा मान लीजिए दूसरा चौथा महाप्राण है। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 ये क्या है? अल्प प्राण है। आगे बढ़िए। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, मैं कह रहा हूं कि अंतस्थ व्यंजनों में पहले परिभाषा बताई कि हवा अंदर की तरफ चली गई। अब भैया हवा अंदर की तरफ चली गई तो कहां से हवा निकली? नहीं निकली, यानी हवा निकली नहीं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं उसमें हवा अंदर की तरफ आती है। भाई हवा अंदर की तरफ जाती है तो हवा निकल ही नहीं रही, तो ये महाप्राण कैसे होगा? सीधी सी बात क्या है? ये अल्प प्राण है। यानी कि अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं यार अलावा ये है कौन से व्यंजन? अल्प प्राण व्यंजन है, यानी कि इनमें हवा नहीं निकलती है यार अलावा। अब फिर मैंने परिभाषा में बताया ऊष्मा संघर्षी व्यंजन, जब इनको बोलते हैं ना तो मुंह के अंदर से गर्म हवा निकलती है। अब गर्म हो या ठंडी, बस हवा निकलना चाहिए महाप्राण में, गर्म निकले चाहे ठंडी। तो यहां से बिल्कुल निकल रही है, आप उच्चारण करिए शा शा सा हा, यानी हा में तो पूरी हवा ही निकल जाती है, यानी हवाई समाप्त हो जाती है। हा में आप बोल के देखिए, आपके अंदर हवा ही नहीं बचेगी। शा शा सा हा, खत्म वायु। यानी कि जो शा सा सा हा यानी कि ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन है, ये क्या है? महाप्राण है। ये क्या है? महाप्राण है। तो महासेना तैयार हो जाइए रणकुंवरों, ये आपके अल्प प्राण महाप्राण क्लियर है। स्वरों में हमने पढ़ा था कि स्वर जो होते हैं वो सारे के सारे अल्प प्राण होते हैं। अब बताइए समस्या बची कहाँ? प्राणत्व के आधार पे। और मैंने आपसे कह दिया पहले कठिन है, तो कठिन नहीं है भाई। आप आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप को फॉलो कर रहे हैं तो भाई कठिन नहीं है। आप किसी भी चैनल को फॉलो करिए लेकिन दिल से पढ़िए। अगर आप दिल से पढ़ाई कर रहे हैं तो रियली में कुछ भी कठिन नहीं, बहुत आसान सी चीजें हैं। लगातार पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, है ना। लगातार कोई गाड़ी का टायर भी होता है ना, तो लगातार घिसते घिसते वो भी फिक जाता है। तो आप है ना लगातार पढ़ेंगे तो आप पढ़ाई के क्षेत्र में घिसते जाएंगे और बिल्कुल आपकी नौकरी लग जाएगी। चलिए, ये प्राणत्व के आधार पे हमने क्लियर कर लिया। अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है और ऊष्मीय संघर्षी व्यंजन क्या है? महाप्राण है। स्पर्श व्यंजन का दूसरा चौथा क्या है? महाप्राण है। और अल्प प्राण क्या है? 135 यानी 135 क्या है? अल्प प्राण है। सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण है। चलिए, ये अल्प प्राण वाला मैटर क्लियर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर अगर हम डिस्कस करें कि भाई घोषत्व के आधार पे या घोष के आधार पे क्या होता है, तो घोष का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन यानी वाइब्रेशन। इंग्लिश में अच्छा समझ में आता होगा क्योंकि मोबाइल वाला शब्द प्रचलन में ना हिंदी वाला कम आता है समझ में। तो वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? कंपन। तो घोष का मतलब भी दोस्तों यही होता है, कंपन। यानी कि कंपन के आधार पे आप व्यंजनों को डिवाइड करके बताइए, यानी कि घोषत्व के आधार पे। अब घोषत्व के आधार पे भाई दो ही प्रकार के होंगे, सघोष यानी कि कंपन करे, अघोष यानी कि कंपन ना करे। सरल सी बात है, सघोष यानी कंपन करे और अघोष यानी कंपन ना करे। इसको हम कहते हैं घोषत्व के आधार पे दो प्रकार के वर्ण होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपन कैसे होता है, कंपन और अघोष में कंपन कैसे नहीं होता। तो आपको पता है स्वर तंत्रियों में कंपन होना चाहिए। स्वर तंत्रियां क्या होती है? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये होती है स्वर तंत्रियां। यानी कि जब किसी भी वर्ण को हम बोले तो हमारे मुंह में वाइब्रेशन आए, यानी क्या? अरे फटे बांस का नाम ही नहीं सुना क्या? बांस फट जाए यानी कि आवाज फट जाए। आवाज कैसी हो जाए? फटी फटी आवाज हो जाए। तो फटी फटी आवाज क्या है? सघोष है। और जहां कोयल सी बोली हो वो क्या है?
अघोष है। यानी कि जहां पर क्या हो, कोयल सी बोली। भाई कोयल से बोली यानी कि क्या होगा, का से क्या होती है, कोयल सी बोली। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सघोष और अघोष। थोड़ा प्रैक्टिकली भी करते हैं। हर चीज अगर प्रैक्टिकली करोगे ना तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राहुल गांधी जी का नाम नहीं लेना पड़ेगा अगर आप प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो। चलिए टेस्ट करते हैं इसका, क्या अघोष है और क्या सघोष है। का खा बोला आपने, का खा, बिल्कुल ऐसे आवाज निकल रही है कि यार पता भी नहीं चल रहा है कि कहीं हमारी स्वंतरियों में कहीं है ना फट रही है, कोई फटेवाज जैसी कहीं आवाज आ रही है। लग रहा है क्या आपको, देखिए का खा, गा घा डा, भाई ऐसे ऑटोमेटिक लगने लगेगा। गा के बाद गा घा ड़ा, अरे बोलिए, कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि आवाज फटी जा रही है ना। तो देखिए का खा लगता ही नहीं है, का खा यानी कि पहला दूसरा जब बोलते हैं लगता ही नहीं है, का खा। इसके बाद गा घा डा बोलिए, इसके बाद चा छा, इसके बाद बोलिए जा झा इया, जब बोलते हैं ऑटोमेटिक आवाज फटने लग रही तीसरे चौथे पांचवें अक्षर के बाद। यहाँ देखिए टा ठा नहीं, आवाज नहीं फटती। इसके बाद देखिए ढ ण, आवाज फटने लगती है। ता था, देखिए आवाज में कोई डिप्रेशन नहीं लगेगा आपको, ता था। इसके बाद देखिए ध न, इसके बाद देखिए पा फा, आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल हल्के से आवाज निकल रही। इसके बाद देखिए ब भ म, यानी कि आवाज फटने लगती है। यानी सीधा हम क्लियर कर पा रहे हैं, सघोष का मतलब क्या होता है, जहां स्वर तंत्रियों में कंपन हो उसको कहेंगे सघोष, और जहां स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उसको कहेंगे अघोष। तो स्पर्श व्यंजन का पहला दूसरा क्या होता है, अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। यानी कि स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तीसरे चौथे पांचवे में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, पहले दूसरे में नहीं होता। ठीक है दोस्तों, अघोष क्या है, 12 नंबर है, और सघोष क्या है, 345 नंबर है। अब नंबर से तो भाई आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वहां कहीं हो सकता है आपको याद रहे, लेकिन यहाँ पर ठीक है, वहां पर भी एक छोटी संख्या इधर बन रही थी 24, यहाँ क्या बनी 12, वहां पे भी एक बड़ी संख्या बन रही थी 135, यहाँ क्या बनी 345। अब ऐसे तो कहीं ना कहीं आपको है ना लगेगा आप भूल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली आप नहीं भूलेंगे अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो। सघोष का मतलब क्या होगा, स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो तीसरा चौथा पांचवा, स्पर्श व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा क्या है आपका, सघोष है। पहला दूसरा अघोष है, इसके बाद देखिए इस पे बात करते हैं, बड़ी शानदार चीज है, अंतस्थ व्यंजन या रा ला और बा, या रा ला वा, यानी कि सब में बांस फट रहा है भैया। यानी कि अंतस्थ व्यंजन यार अलावा जो है ना, ये क्या है, सघोष है, यानी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। यार अलावा क्या है, सघोष है, क्योंकि सभी को जब बोलते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। यार अलावा क्या है, सघोष है। इसके बाद देखिए शा, बिल्कुल आवाज आपकी हवा निकलती जा रही, मात्र हवा निकल रही, लेकिन स्वर तंत्रियों में आपको ऐसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल आराम से घिसावट के साथ ऊष्म या गर्म हवा निकल रही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे स्वर तंत्रियों में कोई कंपन हो रहा है। शा, हा, डिफरेंस आ गया। हा में आपको लग रहा है कि यहां पर आपका क्या हो रहा है, ये सघोष हो रहा है। वही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ण है हा, ढेर सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हा क्या होता है, सघोष होता है और महाप्राण होता है। इसके बाद जो तीनों सा होते हैं, ये तीनों सा जो होते हैं वो ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं, यानी कि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। तीनों वर्णों में ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट व्यंजनों के डिवाइडेशन होते हैं जो ढेर सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक प्राणत्व के आधार पर और एक घोषत्व के आधार पर। प्राणत्व के आधार पर हमने बात करी कि स्वर तंत्रियों में क्या होता है, प्राणत्व का मतलब होता है वायु, दो प्रकार के, अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण यानी कि दूसरा चौथा महाप्राण होता है, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होता है। सभी जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं, सभी ऊष्मीय
संघर्षी व्यंजन महाप्राण होते हैं। इसके बाद घोष का हमने बात करी तो घोष का मतलब होता है स्वर तंत्रियों में कंपन। दो प्रकार के सघोष और अघोष, पहला दूसरा स्पर्श व्यंजन का अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा यानी कि ये तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है, सघोष होता है। अंतस्थ व्यंजन यार अलावा क्या होते हैं, सघोष होते हैं। इसके बाद हा सघोष होता है और शा सा सा तीनों सा जो होते हैं ये क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आपका डिवाइडेशन एकदम क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं उच्चारण स्थलों की। सारे के सारे वर्णों का आपसे उच्चारण स्थल पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कोई भी उच्चारण स्थल नहीं बताया था। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने उच्चारण स्थलों के बारे में नहीं पढ़ा था। लास्ट जो वीडियो था हमने मात्र स्वरों के बारे में क्लियर किया था, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं व्यंजनों के बारे में, और व्यंजनों के साथ ही हम उनके उच्चारण स्थल भी क्लियर करेंगे। दोस्तों उच्चारण स्थल थोड़ा सा आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। 5 उच्चारण स्थल होते हैं, कुछ कंबाइंड होके डबल डबल हो जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दो दो उच्चारण ध्वनियों को जिनमें इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले होता है कंठ, कंठ के बाद होता है तालु, तालु के बाद होता है मूर्धा, मूर्धा के बाद होता है दंत, और दंत के बाद क्या होता है ओष्ठ। ये क्या होते हैं दोस्तों, उच्चारण स्थल होते हैं। 5 उच्चारण स्थल, यानी कि जहां से हम किसी ध्वनि को उत्पन्न करते हैं और ध्वनि उत्पन्न होने के बाद जिन जिन स्थानों से उसकी उत्पत्ति होती है वो 5 स्थल होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब आपकी मैं है ना बहुत सारी समस्या क्लियर करने वाला हूं। बहुत सारी समस्या यानी कि आपने पढ़ा है कि 25 तो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, इसके बाद आपके सारे वर्ण हमें क्लियर करना है, और 13 की गणना हमने काय में करी थी, स्वरों में करी थी। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन 11 अलावा भी हमें देखना, उष्ण व्यंजन सा 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 हा, ये भी हमें देखना है। सारे वर्णों को हमें क्लियर करना है। तो सारे का से कंठ, का से कंठ, ठीक है, का से कंठ यानी कि नीलकंठ भगवान की जय बोल दो जरा एक बार, क्योंकि का से कंठ यानी कि का वर्ग पूरा जो होगा वो कंठ से उच्चारित होगा। कहां से, कंठ से, का से कंठ। भाई एकदम सॉलिड है, क्लियर हो रहा है, वैसे ही याद हो रहा है। यानी कि का, खा, गा, घा, ड़ा जो वर्ण होंगे वो काय से उच्चारित होंगे, कंठ से होंगे भैया। ये कंठ, ये घुट्टी जो लगी हुई है ना आपके गले में, इससे उच्चारित होंगे। का, खा, गा, घा, ड़ा कहां से उच्चारित होंगे, कंठ से। इसके बाद चा, अब थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए, इन दोनों को थोड़ा सा छोड़ दीजिए क्योंकि ये थोड़ी सी एक समस्या है भैया ना, इनको बाद में थोड़ा क्लियर करेंगे। नीचे जाइए आप, नीचे आप जाएंगे तो ता, ता, था, दा, धा, ना, ता, था, दा, धा, ना, यानी कि ता वर्ग आप पूरा बोलिए, ता से दांत है ना, दांत सीधा, ता से दांत है ना, दांत, ता उसमें आ रहा है दांत। तो ता, था, दा, धा, ना, आपकी जीभ जो है ना दांतों को जाके टच करेगी, दांतों पे जाके लड़ेगी आपकी जीभ। ता, था, दा, धा, ना बोल के देखिए, प्रैक्टिकल करिए भाई। तो ये हो गए आपके दंत वर्ण। क्या हो गए, दंत वर्ण। यानी कि ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थल क्या है, तो ये उच्चारण स्थल है इनका दंत। कहां से उच्चारित होते हैं, दंत से उच्चारित होते हैं। पा, फा, बा, भा, मा, प्रैक्टिकल करिए। पा, फा, बा, भा, मा। भाई कहीं पर कुछ हो रहा है क्या, आपके होंठ लपर लपर कर रहे हैं क्या, ऐसे जीभ लपर लपर करती है ऐसे, देखिए पा, फा, बा, भा, मा। तो ये कहां से उच्चारित होंगे, ओष्ठ से उच्चारित होंगे। 3 चीज आपकी क्लियर। का से कंठ, का वर्ग पूरा कंठ से उच्चारित होता है, ता वर्ग दांतों से उच्चारित होता है, और पा वर्ग होठों से उच्चारित होता है। ये 15 वर्ण आपके खत्म, टोटल 52 है। इनका पूछा नहीं जाता, जो बचे हैं उनके आपको रटना है। अब 2 चीज क्लियर करिए, एक तो है आपका तालु और एक है मूर्धा। आपका जो मुंह होता है ना भाई, आपका जो मुंह होता है, मुंह में क्या होता है, छत होती है ऊपर, होती कि नहीं होती मुंह में छत। मुंह की जो छत होती है ना, उसका पिछला वाला हिस्सा तो कहलाता है तालु। मुंह की छत का पिछला वाला हिस्सा, जैसे मान लीजिए आपका मुंह है, ये जो आपका पिछला वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं तालु। ये जो होते हैं ना भैया, आपकी जो मुंह होती है, यहाँ पे जो होते हैं ना ऊपर जो बने रहते हैं रेड वो बने रहते हैं ना आपके जेब्रा क्रॉसिंग जैसी लाइनिंग बनी रहती है, इसको कहते हैं तालु। और मूर्धा का मतलब होता है यानी कि मुंह के आगे वाला हिस्सा, यहाँ पर आपकी जीभ होगी और जीभ आपकी ऐसे मुड़ जाए,
क्या हो जाए, मुड़ जाए, मूर्धा, मां से मुड़ जाए, मां से क्या होगा, मूर्धा या मां से मुड़ जाए। कैसे मुड़ जाए, पीछे की तरफ मुड़ जाए तो इसको क्या कहेंगे, मूर्धा कहेंगे। क्या कहेंगे, मूर्धा। प्रैक्टिकल करिए, आपका भी क्लियर हो जाएगा। देखिए टा वर्ग जरा आप बोलिए, टा, जी पीछे की तरफ मुड़ रही है, टा, ठा, डा, ढा, णा। अरे भाई पीछे, जीभ पीछे की तरफ, ऐसे सांप के जैसे आकार की बन रही होगी आपकी जीभ, टा, ठा, डा, ढा, णा। तो ये एकदम क्लियर है कि ये आपके मूर्धा वर्ण है, मूर्धा वर्ण, या इसी को कहेंगे मूर्धन। अब चा, छा, जा जो आपका बचा, ये क्या हो जाएगा, तालु से उच्चारित होगा। ये कहां से उच्चारित होगा, तालु से उच्चारित होगा। तो ये आपका का वर्ग कंठ से, चा वर्ग तालु से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से और पा वर्ग होष्ठ से। 25 वर्ण आपके एकदम क्लियर हैं, 25 वर्ण आपके एकदम क्लियर है। ये सारे के सारे जो होते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से क्लियर होते हैं। कभी कभी ये 5 वर्णों का थोड़ा सा परिवर्तन होता है। 5 वर्ण, स्पर्श व्यंजन का 5वां वर्ण जो होता है ना, वो नासिक व्यंजन होता है। क्या होता है, नासिक, क्योंकि ये सारे के सारे जो होते हैं ना, ये नाक से बोले जाते हैं। देखिए णा, या, णा, ना, मा, ये नासिक व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे पूछ लिए जाते हैं। स्पर्श व्यंजन का जो 5वां वर्ण होता है, ये नासिक व्यंजन होता है ना भाई। अपने हिसाब से अगर हिमेश रेशमिया के हिसाब से देखोगे, सारे वर्ण जो होंगे ना वो नासिक की होंगे, हर वर्ण कोई नाक से बोलता है वो। तो अपन हिमेश रेशमिया नहीं है भाई, है ना, अपन बीनागंज के छोरे हैं और अपन को है ना एसएससी कांस्टेबल जीडी की तैयारी करना है। अपन क्या कर रहे हैं, 5वें वर्ण को कह रहे हैं कि ये नासिक के वर्ण है। कैसे वर्ण है, नासिक वर्ण है, णा, या, ना, ना और मा। ठीक है, इसके बाद अनुस्वार की मात्रा जिसमें भी लगी होती है वो भी क्या होता है, नासिक के होता है, वो भी नाक से उच्चारित होता है। अनुस्वार, अनुस्वार है ना, नाक से उच्चारित होता है। अनुसार स्वर में पढ़ा था पिछले वीडियो में। चलिए ये हो गए आपके है ना 25 वर्ण आपके क्लियर हैं। ये इनका उच्चारण स्थल मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं कि उच्चारण स्थल इनका क्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यारा ला वा पे, यारा ला और वा। इससे पहले एक बहुत अच्छी बात है, ये मैं आपको बता दूं, शा, सा, 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 ये जो होते हैं ना 3 सा होते हैं, यहां से उच्चारित होते हैं। फर्स्ट सा ये वाला, दूसरा वाला शा, शा, इसके बाद ये तीसरा वाला शा, ये दांत से उच्चारित होता है। तीनों सा जो होते हैं इस तरीके से उच्चारित किए जाते हैं। तीनों सा कहां से उच्चारित होते हैं, पहला शा तालु से, दूसरा शा मूर्धा से, शा, शा ऐसा, और तीसरा सा जो होता है वो दंत से, सा बोलिए दे आप, सा ऐसे दांत का उच्चारित होता है। तो तीनों सा जो होते हैं तालु, मूर्धा, दंत, यानी एक क्रम इनका बनता है, तीनों का क्रम एक बनता है। चलिए अब कुछ कॉमन उच्चारण स्थल होते हैं। अब क्या होते हैं, कुछ कॉमन उच्चारण स्थल होते हैं। तो सबसे पहले हम कंठ से क्लियर करते हैं। तो कंठ से आपका का वर्ग पूरा होता है, कंठ से का वर्ग पूरा होता है। कुछ और होते हैं कंठ से उच्चारित, तो उसको देख लेते हैं। ये भाई होता है छोटा आ, बड़ा आ, विसर्ग, विसर्ग जो होता है दोस्तों वो भी कंठ से। इसके बाद हा, हा जो होता है ये भी कंठ से उच्चारित होता है, यानी ये कंठ ध्वनियां हैं। इनका उच्चारण स्थल पूछा जाए तो आप आराम से बता सकते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, इसके बाद हा कंठ से, हा कंठ से, यानी किसी भी उच्चारण स्थल का प्रयोग ही नहीं होगा, आप अंदर से आवाज निकालेंगे, यानी कि क्या होगा, हा से। इसके बाद अगर आपसे तालु की बात की जाए तो तालु में आपका चा वर्ग पूरा आता है, तालु में चा वर्ग पूरा आता है। इसके बाद छोटी ई, बड़ी ई आती है, या आता है और क्या आता है, शा आता है। छोटी ई, बड़ी ई, या और शा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तीनों साओं का क्रम है, तीनों सा जो होते हैं वो क्रम से आते हैं, तालु, मूर्धा, दंत और तीनों, ये दंत तक होंगे तीनों। चलिए छोटी ई, बड़ी ई, या और सा, और तालु से पूरा क्या, चा वर्ग। तालु के बाद जाते हैं मूर्धा पे, तो टा वर्ग पूरा होता है, टा वर्ग पूरा, और ये री, री के बाद ये षटकोण वाला सा, ये मूर्धा से उच्चारित होता है। क्या क्या होता है, ता वर्ग पूरा होता है, टा वर्ग पूरा होता है। इसके बाद री, री जो होती है इसका उच्चारण स्थल क्या है, मूर्धा है। री, जीभ आपकी पीछे की तरफ जाएगी, शा, जीभ आपकी पीछे की तरफ मुड़ेगी, तो ये भी क्या है, मूर्धन्य वर्ण है। इसके बाद दंत की बात करें तो ता वर्ग पूरा दंत में आता है, ता वर्ग पूरा दंत में आता है, और इसके बाद ये वाला शा तंत में आता है, ये वाला शा,
सरोते वाला शा, ये किस में आता है? दंत में। ता वर्ग पूरा और कौन सा? सा। इसके बाद ओष्ठ, ओष्ठ में पूरा पा वर्ग आता है, पा वर्ग पूरा ओष्ठ में आता है। इसके बाद छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये भी किस में आता है? ओष्ठ वर्णों में आता है। अब दोस्तों दो दो उच्चारण स्थल होते हैं, दो दो उच्चारण स्थल होते हैं। दो दो उच्चारण स्थल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है कंठ तालु, कंठ प्लस तालु, कंठ तालु होता है एक उच्चारण स्थल, है ना। जो भी होते हैं ना सारे पहले लिख लेते हैं। कंठ तालु होता है। इसके बाद ओष्ठ कंठ होता है, ओष्ठ प्लस क्या होता है? कंठ होता है। इसके बाद एक और होता है दंत और ओष्ठ होता है। एक क्या होता है? दंत और ओष्ठ होता है, दंत और ओष्ठ। इसको कंठ तालु यानी कंठ तालव्य भी बोल देते हैं, इसको कंठोष्ठ भी बोल देते हैं, कंठ प्लस ओष्ठ यानी कि कंठोष्ठ भी बोल देते हैं। इसको दंत प्लस ओष्ठ यानी कि दंतोष्ठ भी बोल देते हैं, दंतोष्ठ। अब आपके जो कंठ तालु होते हैं ना दोस्तों, ये होते हैं ए और आई। ए और आई आपके क्या होंगे? कंठ और तालु, यानी इनके उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का प्रयोग किया जाएगा, ए और आई में। इसके बाद कंठोष्ठ, इसमें होता है ओ के बाद होता है आपका औ, और ये अंग्रेजी वर्णावल ओ, ये तीनों जो होते हैं, यानी कि आपका क्या क्या होगा? ओ होगा, औ होगा, और ये ओस्कर वाला जो ओ होता है ओ, ये कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होता है। इसके बाद दंत ओष्ठ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। दंतोष्ठ होता है आपका बा, क्या होता है? दंतोष्ठ बा होता है, बा। दंतोष्ठ क्या होगा? बा। और दोस्तों या और वाह, एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है, या और बा। या और बा को कहा जाता है अर्ध स्वर। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। क्या कहेंगे? अर्ध स्वर। या और वाह, या और वाह क्या है? अर्ध स्वर हैं। कौन कौन से हैं? या और वाह, इनको कहा जाता है अर्ध स्वर। तो दोस्तों ये आपके उच्चारण स्थल। इसके बाद एक चीज और बनती है दंत मूल। क्या बनता है? दंत मूल। दंत मूल जो होता है ना दोस्तों, दंत मूल का मतलब है दांतों की जड़ों से, यानी आपकी जो जीभ है ना वो कहां जाके टकराएगी? दांतों की जड़ों से नीचे की तरफ जाके टकराएगी, यानी कि दंत मूल उसको कहेंगे। तो दंत मूल होते हैं दोस्तों, दंत मूल होते हैं रा और ला, रा और ला। बोल के देखिए, रा रा ला। आपकी जीभ जो है ना वो दांतों के कहां जाके टकराएगी? दंत मूल। मूल का मतलब क्या होता है? जड़, यानी दांतों की जड़ों से टकराएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे के सारे व्यंजन, एक एक फैक्ट आपका क्लियर है, उनके उच्चारण स्थल, एक एक चीज आपकी क्लियर है। या तो आप यहां से लिख के इसका नोट्स बनाइए, या आप किसी भी बुक से पढ़िए और वीडियो को एक बार दो बार, जब तक आपका मन न भरे, आपको याद ना हो, तब तक आप वीडियो को देखते रहें, है ना। लेकिन सारी चीज यार दोस्तों क्लियर करें। चलिए कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ और जो विशेष सुनी अनसुनी बातें जो इसमें बनती हैं वो और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए अब जो बचा है ना दोस्तों, कुछ स्पेशल फैक्ट यहाँ से बचे हुए हैं। स्पेशल फैक्ट यानी कि हमने पढ़ लिया, एक तो यहाँ से स्पेशल फैक्ट होता है इसका द्विगुण व्यंजनों का। द्विगुण व्यंजन को आगत व्यंजन, निर्मित व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। ढ और ढ ये कहाँ से आए दोस्तों? तुर्की से आए हैं। कहाँ से आए हैं? तुर्की से आए हैं। तुर्की के बाद दोस्तों कुछ और व्यंजन बनते हैं, कुछ और व्यंजन जो अरबी के हैं। कहाँ के हैं? अरबी के, यानी कि अरबी के जो वर्ण हैं वो हिंदी में कितने हैं? तो अरबी के वर्ण हैं दोस्तों हिंदी में कितने हैं? 5। अरबी के वर्ण कितने हैं? 5। कौन कौन से हैं? का, खा, गा, जा और फा। ये अब ये कैसे लिखते हैं? नीचे नुक्ता लगा देते हैं। ये नुक्ता अपने यहाँ नहीं कहते, नुक्ता, है ना। नुक्ता का मतलब इनके मतलब में हिंदी में नुक्ता का मतलब क्या है? ये अपने यहाँ नुक्ता का मतलब होता है नुक्ती खाने का कोई प्रोग्राम, है ना, वो अपने यहाँ नुक्ता होता है। ये नुक्ता होता है। का, खा, गा, घा, जा। अब दोस्तों आपने सुना होगा कभी अरबी और फारसी, अरबी और फारसी, है ना, अरबी और फारसी। तुर्की के हम पढ़ चुके हैं, ढा और ढा, अरबी और फारसी। तो अरबी और फारसी भी ऐसे हो जाते हैं, जैसे आपने एक गाना सुना होगा, तू ना जा मेरे बादशाह एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के, यानी कि एक अक्षर छोड़ के तू अरबी फारसी को छोड़ के मत जा।
यानी कि अरबी और फारसी का एक वर्ण और मिल जाता है, यानी कि छोटा आ, और ये नीचे लग जाता है। तो अरबी और फारसी के पूछे जाए तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ओनली। अरबी का आपसे पूछा जाए तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। और तुर्की का पूछा जाए तो तुर्की के कितने हैं, 2 हैं। तुर्की के कितने हैं, 2, डा और ढा, ये तुर्की के हैं। अब इसके बाद दोस्तों एक वर्ण और होता है, एक वर्ण और होता है, बाकी उसका कोई रोल नहीं होता, पहले उसका यूज किया जाता था, अब जरा उसको छोड़ दीजिए। तो ये हुआ दोस्तों आपकी वर्णमाला, यानी कि टॉपिक फर्स्ट जो आपका हिंदी में आता है, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं, ये इसकी इति समाप्तम है। यानी कि सारे के सारे फैक्ट, एक से एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दोस्तों क्लियर करवाए। जितनी मेहनत करनी थी, जितनी मेहनत मेरे से हो सकती थी, वो मैंने करी है। क्योंकि भाई हमारे यहाँ एक कहावत है, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो भूखे ही सो जाएंगे। तो इस तरीके से पसीना भी निकल गया पूरा का पूरा, और मैंने आप लोगों के साथ पूरी मेहनत की है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए ना दोस्तों, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट्स करें कि आपको भाई हिंदी कैसी लग रही है। क्योंकि अगर आपको अच्छी लगेगी ना तो और आगे जाएंगे भाई, और अच्छी पढ़ाएंगे। एसएससी कांस्टेबल, एमपी एसआई, पटवारी परीक्षा, कंबाइंड ग्रुप 1 2 3 4 5 जितनी भी एग्जाम्स होते हैं ना, सब में हिंदी पूछी जाती है। और ये भाई जो टॉपिक है ना, बड़ा शानदार टॉपिक है। 2-3 क्वेश्चन श्योर है बिल्कुल यहाँ से आना है। तो दोस्तों लगातार पढ़ते रहें, अच्छी मेहनत करें, अपने सपने पूरे करें, अपने माँ बाप के सपने करें और पूरे करें, और अपनी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाएं। यानी कि जो आपको बेरोजगारी का जो माहौल चल रहा है ना, इस बेरोजगारी के माहौल में एक ज़बरदस्त पढ़ाई करिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए ये सारी चीज़ें क्लियर करिए। क्योंकि आपका भविष्य ही हमारा भविष्य है। मोदी जी ने जो नारा दिया था ना, सबका साथ सबका विकास, वो तो चलो दूर होता जा रहा है, सबका विकास तो कुछ नहीं हो रहा, उनका ही विकास हो रहा है दोस्तों। लेकिन हम ये जो क्षेत्र चला रहे हैं ना पढ़ाई का, इसमें ये नारा बिल्कुल फिट होता है, सबका साथ सबका विकास। यानी कि आपका साथ हमारा विकास, हमारा साथ आपका विकास। तो दोस्तों एक मजबूत संगठन बनाइए। आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप हर तरीके से आप लोगों के साथ खड़ा है, पूरी मेहनत आप लोगों के साथ हम करने वाले हैं। बस अपना थोड़ा थोड़ा प्यार बनाए रखना, यही ज़रूरी है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, और पूरा वीडियो आप लोग देखें, ताकि हम नेक्स्ट अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकें। क्योंकि दोस्तों है ना, आप लोगों का प्यार ही मेरी ऊर्जा है। यानी अगर आप लोग मेरे को समर्थन नहीं करेंगे तो मेरी ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। अगर आप लोगों का ज़बरदस्त प्यार मिलता रहेगा ना, तो मेरी ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। इस पसीने से नहीं डरता मैं साहब, बस आपके है ना प्यार से डरता हूँ। बस आप प्यार करते रहिए लगातार, ताकि मैं अच्छे वीडियो और एक से एक वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। क्योंकि मैं ना आपको देश की महासेना बनाने जा रहा हूं, और आज से हमारे इस पेज का नाम रहेगा महासेना बैच, जिसमें हम एसएससी कांस्टेबल जीडी के लिए विशेष हिंदी पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शायद मैं ज़्यादा बोल गया, आप लोग बोर हो रहे होंगे। नमस्कार, जय राम जी की।